नमस्कार मित्रों, मैंने एक फेसबुक नोट्स लिखा था स्वराज पुस्तक के ऊपर। अरविंद भाई की जो स्वराज पुस्तक है, तो कुछ लोगों ने मुझे बोला कि वीडियो बनाऊं। तो स्वराज उस समय मैंने पढ़ी थी, फेसबुक नोट्स लिखे मुझे 1 साल हो गया। तो मैं स्वराज की गुजराती हिंदी, ये गुजराती अनुवाद है, ये हिंदी और ये अंग्रेज़ी, ये अंग्रेज़ी है, ये हिंदी है, ये गुजराती है, ये तीनों ले आया और फिर से एक बार पढ़ी और इसके ऊपर मटेरियल बना रहा हूँ। अब पहले ये स्वराज हिंदी जो उन्होंने ओरिजिनल लिखी है, बुक का फॉर्मेट देखिए। जब भी एक्टिविस्ट आपसे बात करेंगे अरविंद भाई के, वो आप थोड़े भी उनसे तर्क करोगे कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना, वो सीधा बोलेंगे स्वराज किताब पढ़ लो। भाई 70 पेज की किताब है, मैंने एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा तो मुझे कौन सा चैप्टर और कौन सा सेक्शन पढ़ना है। आप किसी राइट टू रिकॉल एक्टिविस्ट से बात करोगे तो आपको ये नहीं कहेगा कि ये 500 पेज की किताब पढ़ो। आप एजुकेशन की बात कर रहे हो तो कहेगा राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेक्शन 30.2, तो वो 2-3 पेज का एक स्पेसिफिक सेक्शन है। चैप्टर 30 में सेक्शन 30.2। गरीबी की बात हो रही होगी तो MRCM चैप्टर 5 में कहेगा चैप्टर 5 सेक्शन 5.9 की MRCM का ड्राफ्ट है। सेक्शन 5.6 में एक्सप्लेन किया है कि इससे गरीबी कैसे कम होगी। यानी कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा तो एक 2-3 पेज का आंसर होगा कि ये पर्टिकुलर पेज पढ़ने हैं, जबकि वो ये सीधा स्वराज की किताब थमा देंगे आपको कि ये 70 पेज की किताब पढ़ो, इसमें आपको जवाब मिल जाएगा। भाई कौन से पेज पे जवाब मिलेगा? तो मैं अक्सर उनको पूछता था कि मुझे चैप्टर नंबर दो और सेक्शन नंबर दो, तो जवाब नहीं देते थे। बाद में मैंने देखा कि इस किताब में कहीं चैप्टर नंबर नहीं है, सेक्शन नंबर नहीं है। ये पूरी अंग्रेजी की किताब आप खुद ही देख लीजिए। ये चैप्टर के कहीं नंबर नहीं दिए, सेक्शन के कहीं नंबर नहीं दिए, इसके अंदर भी चैप्टर के नंबर नहीं है, सेक्शन के नंबर। अब पेज नंबर है, वो क्यों यूजफुल नहीं है? क्योंकि इसका रीप्रिंट होता है, मान लो उस रीप्रिंट में पेज की साइज अलग है तो पेज नंबर बदल जाएंगे। वो मेरे साथ भी यही होता है, इसका जब रीप्रिंट निकलेगा तो इसमें बहुत सारे नए सेक्शन आएंगे, पेज नंबर बदल जाएंगे। लेकिन मैं सेक्शन नंबर और चैप्टर नंबर वही रखता हूँ, नए सेक्शन सिर्फ ऐड करता हूँ, नए चैप्टर सिर्फ ऐड करता हूँ। तो ये किताब जानबूझ के इस तरह से लिखी गई है कि जो क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना हो किसी एक्टिविस्ट को, 2 एक्टिविस्ट को आपस में फोन पे डिस्कस करना हो तो उनका दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि कहीं सेक्शन नंबर नहीं है, कहीं चैप्टर नंबर नहीं है। और पेज नंबर एक एक्टिविस्ट के पास कोई दूसरी कॉपी होगी, उस पे पेज नंबर अलग हो गए। जैसे एक इंग्लिश है, उसमें नंबर ऑफ पेजेस है 74। ये जो मैंने इंग्लिश खरीदी उसमें पेज की साइज छोटी है, उसमें नंबर ऑफ पेजेस है 151, तो सारे पेज नंबर अलग अलग हो गए। खैर, तो चैप्टर नंबर सेक्शन नंबर क्यों नहीं लिखा? वो जानबूझ के इसलिए नहीं लिखा ताकि इस पे क्रिटिकल डिस्कशन करना मुश्किल हो जाए। अब ये जो किताब है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किताब पढ़ो। इट विल बी 70, मतलब आपको 2 घंटे का आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन शायद जब आपका 2 घंटे का टाइम वेस्ट हो जाएगा तो आप समझ जाओगे कि शायद 20 घंटे और न बिगाड़ो, 2 साल और न बिगाड़ो। सरकार है, पूरा इस पे चलता है। यह है गैजेट, इसमें जो छपता है अफसर है, वो इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ के उसको फॉलो करता है। तो इसमें समस्याएं तो भरपूर दी है, प्रॉब्लम ईस्ट, प्रॉब्लम वेस्ट, प्रॉब्लम नॉर्थ, प्रॉब्लम साउथ, प्रॉब्लम सेंटर, दुनिया भर के प्रॉब्लम इसमें दिए हैं। इसमें लिखा है हेडिंग में उपाय, और उपाय इतना वेग है कि ना आपको गैजेट में छाप सकते हो, और गैजेट में छाप दिया तो अधिकारी कंफ्यूज हो जाएगा, भाई मुझे करना क्या है। और ऐसा नहीं है कि गैजेट के ड्राफ्ट इसमें नहीं दिए। मैंने उनके एक्टिविस्ट को पूछा, चलो आपको किताब 80 पेज की रखनी थी तो सारे उपाय इसमें नहीं छापे हो, मुझे और कोई वेबसाइट का लिंक दे दो या PDF का लिंक दे दो। ये 70 पेज की है, 700 पेज की PDF का लिंक दे दो, मैं 700 पेज प्रिंट करा के वो प्रपोज गैजेट ड्राफ्ट के, भाई गैजेट में क्या लिखोगे कि जिससे आपका उपाय इंप्लीमेंट होगा। तो उनके एक भी एक्टिविस्ट नहीं दे पाए। अरविंद भाई से क्या बात हुई वो बाद में मैं कभी कहूँगा। उन्होंने कभी कोई गैजेट के ड्राफ्ट नहीं दिए।
इसमें कहीं भी प्रोसीजरल सॉल्यूशन नहीं है, वेग और डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन है हर तरह के कि लोकपाल होना चाहिए। लोकपाल है वो मीटिंग बुलाएगा, लोकपाल है वो लोगों की समस्या देखेगा। और जो पीडीएफ नेट पे है उसमें और जो प्रिंट वर्जन है उसमें काफी नोटेबल डिफरेंस है। जैसे एक डिफरेंस मैं आपको बताऊं, वो लोकपाल के ऊपर है। जो पीडीएफ नेट पर है उस पर साफ साफ लिखा है कि पीपल विल हैव पावर टू रिकॉल अ लोकपाल इफ लोकपाल इज फाउंड टू बी करप्ट। मैं फिर से रिपीट करता हूं, पीपल विल हैव द पावर टू रिकॉल अ लोकपाल इफ लोकपाल इज फाउंड टू बी करप्ट। ये हिंदी में, ये गुजराती में, अंग्रेजी में कहीं भी राइट टू रिकॉल लोकपाल का जिक्र नहीं है कि लोग लोकपाल को दूर कर पाएंगे। राइट टू रिकॉल लोकपाल की बात नेट पे जो पीडीएफ है उसमें लिखी है। जो प्रिंट वर्जन है हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी तीनों में कहीं नहीं लिखी गई। अब इसमें लैंग्वेज किस्से कहानियां वाली सिंपल है। अब दूसरा मेरा पॉइंट जो आता है वो है जन लोकपाल का ड्राफ्ट। ये जन लोकपाल का ड्राफ्ट है, कुछ जन लोकपाल 2.2 कुछ 40 पेज का ड्राफ्ट है। जिस तरह से इसकी 80 पेज की किताब है, हिंदी में, अंग्रेजी में, गुजराती में और भाषाओं में भी बनी है, मराठी में। मैंने उनको कई बार कहा था कि ये जन लोकपाल का जो ड्राफ्ट है वो भी आप बुकलेट के फॉर्म में छपवा सकते हैं। तो बोलते हैं नहीं, वो नेट पे पड़ा है, आप खुद प्रिंट आउट निकाल लो। कि छपवाने के पैसे नहीं है, यानी जन लोकपाल का ड्राफ्ट छपवाने के पैसे नहीं है। जन लोकपाल का ड्राफ्ट का कानून जो है 40 पेज का, वो और उसके आगे पीछे 20-20 पेज की कमेंट्री, एक्सप्लेनेशन, या 40 पेज की या 80 पेज की कमेंट्री। तो मान लो 100 पेज की किताब हो जाती है, तो ये 20 रुपए की किताब है और लोग 20 रुपए में खरीद रहे हैं। ये किताब शायद 30-40 की हो जाती तो वॉलंटियर खरीद लेते। लेकिन जन लोकपाल के ड्राफ्ट के ऊपर इस तरह की कोई किताब नहीं छापी गई। उसका हिंदी अनुवाद भी रो पीट के 20 मई 2011 को आया। क्यों? क्योंकि 26 मई 2011 को मीटिंग थी अहमदाबाद में, और अप्रैल 28, 2011 को मैंने ये इंडियन एक्सप्रेस में एडवर्टाइज दिया था। और इंडियन एडवर्टाइजमेंट, ये एडवर्टाइजमेंट मैंने दिया था 28 अप्रैल 2011 को। और इस एडवर्टाइजमेंट में मैंने लिखा था प्लीज प्रोवाइड ड्राफ्ट इन हिंदी। और मैंने यहां पे जो अहमदाबाद में लोकपाल का ग्रुप था, मैंने उनको कहा था कि अन्ना जब 26 मई 2011 को अहमदाबाद आएंगे तो मैं उनको ये 40 पेज का अंग्रेजी ड्राफ्ट हाथ में थमाऊंगा और कहूंगा कि मुझे इसका एक पेज पढ़ के बताओ, प्रेस के सामने। और वो पढ़ के नहीं बता पाएंगे तो मैं उनको कहूंगा कि जब आपने ये कानून पढ़ा नहीं है तो कैसे मान लिया कि इससे भ्रष्टाचार कम होगा। उस समय लोकपाल की हवा बहुत गर्म थी, आज कम हो गई है। तो जल्दबाजी में उन्होंने फिर हिंदी का ड्राफ्ट निकाला। और खैर छोड़ो, वो ड्राफ्ट भी, उसकी भी कोई बुकलेट नहीं निकाली गई। अब ये ड्राफ्ट का आप अंग्रेजी देखो, जन लोकपाल का जो ड्राफ्ट है इसका अंग्रेजी इतना मुश्किल है और हिंदी भी इतना मुश्किल है, अंग्रेजी इतना मुश्किल है कि लंदन का वकील भी नहीं समझ पाएगा। जैसे मैं इसका एक पैराग्राफ आपको पढ़ के बताता हूं। जो जन लोकपाल की कार्य प्रणाली के ऊपर है। Where in consequence of information in his possession the Lokpal
has reason to believe that any person to whom a summon or notice under this act has been or might be issued will not or would not produce or cause to be produced any property, document or thing which is necessary or useful for relevant inquiry for the proceedings conducted by him. ये एक पैराग्राफ है, आप 5 बार पढ़ लोगे तब शायद समझ में आएगा. Subject to the provisions of this section for the purpose of any investigation including the preliminary inquiry, if any, before such investigation, bracket close, under this act the Lokpal may require any public servant or any other person who, in its opinion, मतलब ये ऐसी अंग्रेजी जानबूझ के लिखी है कि एक्टिविस्ट इसको समझ ही ना पाए. फिर भी एक्टिविस्ट यदि 2, 3 बार 4 बार पढ़ेगा तो उसको एक बात समझ में आ जाएगी कि ये जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश लिखी गई है, जबकि इसमें कोई ड्राफ्ट दिया ही नहीं है, इसमें कोई प्रोसीजर ड्राफ्ट दिया नहीं है. एक राइट टू रिकॉल सरपंच के जिसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा, तो इसकी बुकलेट क्यों नहीं बनाई गई? जन लोकपाल के ड्राफ्ट की हिंदी और अंग्रेजी जिस तरह से इस तरह की बुकलेट बनाई है, बुकलेट क्यों नहीं बनाई? तो उन्होंने कहा कि लोगों को कानून पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है. भाई देश में जो लाखों वॉलेंटियर हुए थे उनमें से 10-20 हज़ार तो ड्राफ्ट पढ़ते. ये 1000 कॉपी छपवानी हो इस तरह की तो इसका कॉस्ट आता है 20 रुपया. ये मैंने 550 के पेज की मेरी किताब छपवाई है, मुझे इसकी कॉस्ट, प्रिंटिंग कॉस्ट पड़ी है 100 रुपया. पेज का, कवर का सब खर्चा मिला के, डिज़ाइन का खर्चा मैंने अपना, क्योंकि वो तो मैंने खुद पीडीएफ मैंने खुद बनाई है. लेकिन पीडीएफ दे दो तो 1000 कॉपी 1 लाख रुपए में छाप के दे देते हैं कोई भी ऑफसेट वाले. ये किताब की कॉस्ट मैक्सिमम आएगी 20. जन लोकपाल का इन्होंने किताब बनाई होती ड्राफ्ट के साथ तो 20-30 रुपए की कॉस्ट आती है और वॉलेंटियर राजी खुशी से 20-30 रुपया दे देते. लेकिन जन लोकपाल का ड्राफ्ट क्यों नहीं दिया गया वॉलेंटियर को? क्योंकि यदि वॉलेंटियर को दिया होता तो पोल खुल जाती कि ये एकदम बकवास कानून है, ये जन लोकपाल नहीं है, ये एमएनसी पाल है, मिशनरी पाल है. इसके आने के बाद तो मल्टीनेशनल कंपनियों को चांदी ही चांदी हो जाएगी कि उन्हें सिर्फ 11 लोगों को रिश्वत देके खरीदना है. और जो बात उन्होंने स्वराज पुस्तक में लिखी है कि राइट टू रिकॉल जन लोकपाल होगा, वो ड्राफ्ट में कहीं नहीं है. ड्राफ्ट में लिखा है कि लोग जन लोकपाल को नहीं बदल पाएंगे. जन लोकपाल को बदलना है तो सुप्रीम कोर्ट में जाओ. सुप्रीम कोर्ट के जज तो वैसे ही सबके सब रिश्वतखोर है. खुद शांति भूषण, प्रशांत भूषण दोनों एडमिट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज रिश्वतखोर है. अरविंद केजरीवाल को भी एक बार एडमिट करना पड़ा, वो सुप्रीम कोर्ट के जज के भ्रष्टाचार के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते थे. आपको याद हो जब वो अगस्त 2012 में 12 मंत्रियों के भ्रष्टाचार के लिए अनशन पे बैठे थे जंतर मंतर पे, तब काफी एक्टिविस्ट ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के भ्रष्टाचार के खिलाफ भी बोलना चाहिए, उनकी फोटो भी लगानी चाहिए मंच पे. तो अरविंद भाई ने मना कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा. लेकिन जब बहुत ज्यादा प्रेशर आया तो उन्होंने 2-4 लेटर लिख दिए, बोलते नहीं है कभी वीडियो पे, 2-4 लेटर लिख दिए वो एक्टिविस्ट को दिखाने के लिए, देखो मैं भी सुप्रीम कोर्ट के जजों के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहा हूं. लेकिन जन लोकपाल में उन्होंने जन लोकपाल को नौकरी से निकालने का पावर सुप्रीम कोर्ट के जज को दिया है, आम आदमी को नहीं दिया है. अब इस किताब में एक भी गैजेट ड्राफ्ट नहीं है जिसको गैजेट में छापा जा सके और कोई भी समस्या का सॉल्यूशन आए. रो पीट के एक प्रोसीजर मुझे मिली, वो राइट टू रिकॉल सरपंच की, वो पेज 59 पे है, पर ये पेज नंबर तो बदल सकता है. जैसे मैंने आपको बताया कि जब दूसरी एडिशन छपती है तो हो सकता है पेज का साइज अलग हो. चैप्टर का नाम है ग्राम स्वराज के लिए कानून. चैप्टर का कोई नंबर नहीं दिया, सेक्शन का नंबर भी नहीं दिया. सेक्शन का टाइटल है सुझाव. ग्राम सभा सर्वोच्च होनी चाहिए और उसका सुझाव. और सुझाव में क्या लिखा है? यदि सरपंच ग्राम सभा की इच्छा का अनुपालन न करे तो ग्राम सभा उस सरपंच को वापस बुला सके. राइट टू रिकॉल सरपंच कैसे? यदि आधे से ज्यादा मतदाता सरपंच में अविश्वास व्यक्त करते हुए अपने हस्ताक्षर युक्त नोटिस राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपते हैं तो राज्य निर्वाचन आयोग 15 दिन के भीतर सभी हस्ताक्षरों की सत्यापित कराकर 1 महीने के भीतर सत्यापन के बाद महाभियोग के लिए गुप्त मतदान करवाए. अविश्वास मत सफल होने पे
सरपंच को उसके पद से हटा दिया जाए, नया सरपंच चुनने के लिए दोबारा मतदान किया जाए। अब ग्राम सभा की संख्या बढ़ के आजकल हो गई है 5,000, 7,000, कुछ कुछ ग्राम सभाएं हैं 10,000। जब एक पेज में मान लो 30 सिग्नेचर आते हैं तो 1,000 पेज के लिए आपको 30 पेज चाहिए। 15,000 का गांव है, मैंने 8,000 सिग्नेचर इकट्ठे किए तो 240 पेज का थप्पा हो गया। आधे लोगों को गांव में साइन करना आता नहीं है। जो लिटरेसी रेशियो है 18 से ऊपर की एज का इंडिया के अंदर, वो है 65%, यानी उनको सिर्फ हस्ताक्षर करना आता है। अर्बन एरिया में ज़्यादा है, रूरल एरिया में कम है। अधिकतर रूरल एरिया में 50% लोगों को साइन करना नहीं आता, तो 50% सिग्नेचर आएंगे कैसे? वो अंगूठा का निशान लगाएंगे। दूसरा, ये जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है वो दिल्ली में बाहर, वो गांधी स्टेट कैपिटल में बैठता है, गांधीनगर में या बॉम्बे में या जो भी राज्य की कैपिटल है वहां बैठता है। उसको कागज जाएगा, उसके पास सिग्नेचर के स्पेसिमेन तो है नहीं, वो वेरीफाई कैसे करेगा? ये वोटर लिस्ट है, ये वोटर लिस्ट होता है उसके पास। वोटर लिस्ट में कहीं भी सिग्नेचर का स्पेसिमेन नहीं है, तो जो एप्लीकेशन पे 8-10 हजार वोटरों के सिग्नेचर है वो वेरीफाई कैसे करेगा? और पहले तो वो उसको सीरियली सॉर्ट करना पड़ेगा कि कहीं एक ही आदमी ने 2 बार साइन नहीं कर दिया, तो सीरियल सॉर्टिंग के लिए उसका कितना टाइम जाएगा? और सिग्नेचर वेरीफाई कैसे किया? आधे लोगों को साइन करना नहीं आता, वो अंगूठे का निशान लगाएंगे। वोटर लिस्ट देख लीजिए, कहीं भी अंगूठे के निशान नहीं है। और अंगूठे का निशान कंपेयर करने के लिए तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट चाहिए। तो ये सिग्नेचर गैदरिंग का प्रोसीजर 100% बकवास है। ये बात मैंने उनको 2004 में कही थी। राइट टू रिकॉल, इंफॉर्मेशन कमिश्नर पे राइट टू रिकॉल होना चाहिए, वो ऐसा लेटर मैंने उन्हें 2004 में भेजा था। तब मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था कि जो करना हो करना, पर इंडिया में राइट टू रिकॉल का प्रोसीजर रखना है तो सिग्नेचर का प्रोसीजर मत रखना। वो अमेरिका ने सिग्नेचर का प्रोसीजर रखा था कब? 1780 में, क्योंकि तब उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। तो मैंने विकल्प में भी दिया था कि व्यक्ति खुद पटवारी की कचहरी में जाए, यस नो रजिस्टर कराया, और उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती गई, मैंने एटीएम का प्रपोजल दिया था कि एटीएम कार्ड हर एक नागरिक को दिया जाए। नागरिक है वो एटीएम कार्ड स्वाइप करेगा, एटीएम में उसका फोटो भी ले लेगा, और उसमें वो बोलता है कि राइट टू रिकॉल सरपंच है, या राइट टू रिकॉल प्राइम मिनिस्टर, राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज, या जो प्रोसीजर मैंने 2009 में चेंज किया, ऐड किया, चेंज नहीं किया, ऐड किया, पटवारी की कचहरी, एटीएम और एसएमएस के जरिए, कि व्यक्ति है वो अपना मोबाइल नंबर कलेक्टर की कचहरी में रजिस्टर करा दे और बाद में वो एसएमएस के जरिए स्वीकृति दे सकता है। इसमें उसके बावजूद भी ये घिसा पिटा सिग्नेचर का प्रोसीजर रखा गया। अब ये सिग्नेचर का प्रोसीजर एमएलए के लिए कैसे काम आएगा? एमएलए की कंस्टिट्यूएंसी में 2.5 लाख वोटर होते हैं। अब 1.25 लाख लोगों का सिग्नेचर इकट्ठा करोगे, इट्स अ लॉजिस्टिक नाइटमेयर। वो कंपेयर कैसे करेगा? और 1.25 लाख में से 2-5 हजार सिग्नेचर फर्जी निकले, मैंने साइन कर दिया और बाद में मैं ही बोलता हूं कि ये मेरा सिग्नेचर नहीं है, कैसे प्रूव होगा? जबकि एसएमएस में दूसरा भी मैंने रखा है कि आदमी एसएमएस से अपना पिछला एसएमएस कैंसिल कर सकता है। और आदमी पटवारी की कचहरी में खुद जा रहा है, उसका पटवारी का कंप्यूटर उसका फोटो ले रहा है, फिंगरप्रिंट ले रहा है, तो आदमी मुकर नहीं कर सकता कि ये मेरा सिग्नेचर नहीं है। और 2-5 लोग मुकर गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लाख में से। तो ये सिग्नेचर का प्रोसीजर घटिया है और उसके बावजूद भी इसमें रखा है। यानी कि एमपी के लिए क्या करोगे? 15 लाख वोटर होते हैं, 7.5 लोगों का सिग्नेचर इकट्ठा करोगे तो ये, हाँ। और पीएम के लिए राइट टू रिकॉल, पीएम या तो सुप्रीम कोर्ट के जज जो इतने भ्रष्टाचार है, उसके लिए देश में 80 करोड़ वोटर है तो क्या 40 करोड़ का सिग्नेचर इकट्ठा करोगे? ये सब बकवास प्रोसीजर है। और मैं उनके कार्यकर्ताओं को बहुत रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्रोसीजर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि एंड में मैं दोबारा बोलता हूं, अरविंद गांधी का गेम क्या है, अरविंद भाई का, सॉरी अरविंद भाई, अरविंद गांधी नहीं, अरविंद भाई का गेम क्या है कि वो राइट टू रिकॉल का एकदम घटिया प्रोसीजर सिग्नेचर वाला
डाल देना चाहते हैं ताकि लोग खुद कहे कि ये बकवास प्रोसीजर, और इस तरह से पूरा राइट टू रिकॉल का कंसेप्ट बदनाम हो जाए। और ये गेम शांति भूषण ने 1977 में खेला था। 1977 में शांति भूषण जब लॉ मिनिस्टर बने, क्योंकि वो 74 से राइट टू रिकॉल का प्रचार करते थे, प्रशांत भूषण के पिताजी, वो एक बहुत ही, वो उनका बेसिकली उनका PIL का धंधा है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, सुप्रीम कोर्ट के जजों को रिश्वत देने का उनका बहुत बड़ा धंधा है, दोनों का। तो और उन्होंने देवी इंदिरा अम्मा के खिलाफ जजमेंट लाए थे, हाईकोर्ट के एक जज को रिश्वत देके। देवी इंदिरा अम्मा की कोई गलती नहीं थी, वो जजमेंट आप पढ़ लेना, इलाहाबाद हाईकोर्ट का, जगमोहन लाल का जजमेंट है, वो शांति भूषण ने करवाया था। देवी इंदिरा अम्मा की सरकार गिराने पे, किसके इशारे के? CIA के इशारे पे और CIA के पैसे पे। CIA को देवी इंदिरा अम्मा की सरकार गिरानी थी। खैर, तो शांति भूषण 1974 में राइट टू रिकॉल का बहुत प्रचार करते थे। जब राइट टू रिकॉल, जब वो लॉ मिनिस्टर बने, तो उन्होंने एक कमेटी बिठा दी और कमेटी ने फाइनली सिग्नेचर वाला प्रपोज दिया। तो लोग थू थू करने लगे कि भाई MP को नौकरी से निकालना है तो क्या 10% लोगों के सिग्नेचर लाओ। और उस समय तो सिर्फ 35% लोगों को सिग्नेचर करना आता था 1974 में। इसका मतलब कि जो लोगों को सिग्नेचर करना नहीं आता वो प्रोसेस में आ ही नहीं सकते। और 10% लोगों के सिग्नेचर तो किसी भी दिन इकट्ठा हो जाएंगे, तो बार बार रिकॉल होगा। इसलिए उन्होंने ऐसा प्रोसीजर राइट टू रिकॉल का प्रपोजल में ला दिया कि लोग खुद उस पर थू थू करने लगे, और फिर राइट टू रिकॉल का कंसेप्ट पूरा बदनाम हो गया। 30 साल के लिए मूवमेंट टल गई। और 98 में फिर मैंने 20 साल के लिए, 20-25 साल के लिए। अब तो राइट टू रिकॉल में वो अरविंद भाई सिग्नेचर वाला प्रोसीजर घुसाना चाहते हैं ताकि पूरा कंसेप्ट बदनाम हो जाए। अब डिसीजन मेकिंग कैसे होगा स्वराज में? कि नेशनल लेवल का, मान लो राज्य लेवल का डिसीजन है कि कोई हाईवे बनाना है या कोई भी कानून है, तो मैंने एक प्रोसीजर प्रपोज किया कि असेंबली में कोई भी कानून प्रस्तावित है तो नागरिक पटवारी की कचहरी में जाके हाँ ना रजिस्टर कर सकता है। और यदि 50% लोग हाँ या ना रजिस्टर कर देते हैं तो MLA को फिर वोट डालने की जरूरत नहीं है, वो वोट आ गया उस कॉन्स्टिट्यूंसी का। और यदि मान लो 15% लोगों ने हाँ बोला, 10% लोगों ने ना बोला, तो MLA का वोट का वेटेज हो जाएगा 75%, यानी वो उतना ही काउंट करेगा जितना वो ना के लोगों ने नहीं डाला। यस फ्रैक्शन, नो फ्रैक्शन, डायरेक्ट वोटिंग। और यदि पूरे स्टेट में 51% लोगों का वोट आ जाता है यस या नो में, तो असेंबली को अपना टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, वो प्रस्ताव अपने आप पास या रिजेक्ट हो गया। और आदमी कैसे वोट करेगा? SMS से करेगा, ATM से करेगा, या तो खुद पटवारी की कचहरी में जाके करेगा। लेकिन इन्होंने क्या प्रपोज दिया है कि राज्य स्तर पर करने से पहले ग्राम सभाओं की अनुमति लेनी जरूरी नहीं होगी, लेकिन किसी मुद्दे पर ग्राम सभा अपनी बात रखने में सक्षम होगी। यानी 5% ग्राम सभा प्रस्ताव पारित करती है तो वो प्रस्ताव सारी ग्राम सभाओं के पास जाएगा, और 50% ग्राम सभा उसको मंजूर करती है तो वो प्रस्ताव का सरकार को पालन करना पड़ेगा। अब 50% ग्राम सभा क्या? कुछ ग्राम सभा 2000 की होती है, कुछ ग्राम सभा 15000 की होती है। दोनों का सेम वेटेज होगा क्या? इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। देखो, मैं उन्हीं की किताब का पैराग्राफ पढ़ के सुना रहा हूं, ये पेज नंबर 37 पे है। चैप्टर का नंबर उन्होंने दिया नहीं है। चैप्टर का टाइटल है जनता का तिलक करो, और टॉपिक का टाइटल है स्वराज की व्यवस्था में निर्णय कैसे लिए जाएंगे। ये सेक्शन का हेडिंग है, सेक्शन का भी नंबर नहीं दिया इन्होंने। और इसमें लिखा है कि 5% ग्राम सभाएं प्रस्ताव पारित करती है तो सारी ग्राम सभा में वोटिंग होगा, 25% से ज्यादा स्वीकार कर लेती है तो राज्य सरकार पे ये बाइंडिंग बन जाएगा। तो इसमें तो हर एक ग्राम सभा में होड़ लग जाएगी कि वो अपने आप को 10 ग्राम सभा में बांट दे, तो उसके 10 वोट हो गए। और यदि ग्राम सभाओं के वोट की अलग अलग वेटेज है, संख्या के मतलब वहां पे कितने वोटर है उसके हिसाब से, तो वो कहीं यहां पे स्पेसिफाई नहीं किया। फिर एक ग्राम सभा में, ग्राम सभा की मीटिंग कौन बुलाता है? सरपंच बुलाता है।
एक ग्राम सभा में मान लो 5,000 लोग आए, वहां की 5,000 पॉपुलेशन थी और 4,000 लोग आए और 3,000 ने बोला हाँ, 1,000 ने बोला ना, प्रस्ताव पास हो गया। दूसरी ग्राम सभा में 5,000 में सरपंच ने एंड मोमेंट पे मीटिंग बुलाई, 5,000 में से सिर्फ 100 लोग आए, 80 ने बोला ना, 20 ने बोला हाँ, ग्राम सभा का प्रस्ताव रिजेक्ट हो गया। अब दोनों ग्राम सभा का क्या सेम वेटेज होगा, क्योंकि दोनों में वोटरों की संख्या अलग अलग है। एक में सिर्फ 100 वोटर वोट डालने आए थे, दूसरे में 4,000 वोटर वोट डालने आए थे। तो ये कहीं भी इसमें स्पेसिफाई नहीं किया, यानी लूज एंड्स जिसको बोलते हैं, लूज एंड ही लूज एंड है इसमें। तो जो एक्टिविस्ट मान लो जिसको एडमिनिस्ट्रेशन का इतना डिटेल नॉलेज नहीं है, वो आसानी से भ्रमित हो जाएगा। एक तो पेड मीडिया उसकी तारीफ कर रहा है, उसका फोटो हर जगह छाप रहा है कि इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ दी, इनकम टैक्स में रिश्वत नहीं ली। रिश्वत नहीं ली तो कुछ काम भी तो नहीं किया। जो काम करने वाले अफसर होते हैं, जो कि अपने सीनियर अफसरों को या मिनिस्टरों का भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं, उनका तो और 6-6 महीने पे तबादला होता है, उनके सामने गलत केस भी लग जाते हैं। इन भाई साहब का कोई तबादला नहीं हुआ, इनके मिसेस का कोई तबादला नहीं हुआ। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में तो इन्होंने किसी भी मंत्री को अंदर नहीं किया, किसी भी MP MLA को अंदर नहीं किया, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के एग्जीक्यूटिव को अंदर नहीं किया, इतना सारा पावर था। खैर, इन्होंने रिश्वत नहीं ली क्योंकि ये पावर करप्ट और फेम करप्ट आदमी है, और पावर करप्ट और फेम करप्ट आदमी वो पैसे की रिश्वत से दूर रहता है, क्योंकि उसको बदनामी नहीं चाहिए, उसको गुडविल खड़ा करना है जो कि आगे जाके इस्तेमाल कर सके। और वो गुडविल उन्होंने खड़ा किया, वो सोनिया गांधी के किचन कैबिनेट जो है नेशनल एडवाइजरी कमेटी, उसके मेंबर बनने वाले थे। बाद में सूर्यपंखा गांधी ने तय किया कि नहीं, अलग पॉलिटिकल पार्टी बनवा के इसको बड़ा प्रोजेक्ट देते हैं। खैर, वो दूसरी बात है। पर पेड मीडिया ने इतनी तारीफ की है कि इस तरह की चिकनी चुपड़ी बातें, जिसको जब आप कागज पे लिख के इंप्लीमेंट करने जाओ तो कोई तुक नहीं बनता, पर किस्से कहानियों के स्वरूप में सुनने में अच्छी लगती है कि ग्राम सभाएं डिसाइड करेगी, यानी आप सोचते हो लोग डिसाइड करेंगे। पर ग्राम सभा का मतलब क्या? मीटिंग कौन बुलाएगा? सरपंच सारे के सारे करप्ट है, और ग्राम सभा की मीटिंग बुलाने का पावर का सरपंच के पास होता है। फिर राज्य सरकार का कानून है तो उसे शहरों में भी पास करना पड़ेगा। तो ग्राम सभा का उन्होंने पर्याय दिया है कुछ वार्ड मीटिंग। तो एक वार्ड की आबादी अहमदाबाद के अंदर 60,000 वोटर की है। 60,000 वोटर की मीटिंग कैसे बुलाओगे? इसलिए फिर उन्होंने बोला मोहल्ला सभा। मोहल्ले की आबादी होगी 1,000-2,000, तो मोहल्ले की बाउंड्री कौन डिसाइड करेगा? वो कहीं स्पेसिफाई नहीं किया। एक सोसाइटी बोलती है कि नहीं, मुझे इस मोहल्ले में नहीं, मुझे उस मोहल्ले में जाना है, और दूसरे मोहल्ले वाले बोलते हैं नहीं, ये सोसाइटी को हमें हमारे मोहल्ले में नहीं आने देना, उपद्रवी सोसाइटी है। तो कौन डिसाइड करेगा कि वो सोसाइटी कौन से मोहल्ले में जाएगी? और मीटिंग रखनी होगी तो उसमें भी मैंने ये सजेशन दिया कि भाई आदमी प्रस्ताव रखे और लोग SMS से प्रस्ताव पे यस नो रजिस्टर कर दे। तो उन्होंने विरोध किया कि नहीं, लोगों को मीटिंग में आना पड़ेगा। अब 1,000-2,000 लोग मीटिंग में आएंगे तो कौन तय करेगा कि कौन कब बोलेगा, कौन कितना मिनट बोलेगा? कुछ लोग होंगे जो कि आधा घंटा 1 घंटा बोल के सारा टाइम बर्बाद कर देंगे और इंपॉर्टेंट मीटिंग पे आएगा ही नहीं। और दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट के भ्रष्ट न्यायाधीश को निकालना है तो आप पूरे देश में कितनी ग्राम सभा की मीटिंग बुलाओगे, कितनी मोहल्ला सभा की मीटिंग बुलाओगे? कोई प्रोसीजरल डिटेल उन्होंने आउटलाइन नहीं किया। इसलिए मैं दोबारा आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये किताब आप पढ़िए। 2-3 घंटे आपके वेस्ट हो जाएंगे, लेकिन ये किताब पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि इसमें प्रॉब्लम ईस्ट, प्रॉब्लम वेस्ट, प्रॉब्लम नॉर्थ, प्रॉब्लम साउथ हर तरह से है। हर तरह के प्रॉब्लम डिस्क्राइब किए हैं, सॉल्यूशन एक भी नहीं है। जैसे एक दूसरा एग्जांपल दूं कि मिनरल्स का भ्रष्टाचार इन्होंने डिस्क्राइब किया कि कोयले की खान के कोयले में या लोहे की खान में से लोहा निकलता है, सिर्फ इतनी लागत पे बेचा जाता है, इतने पैसे पे सरकार को रॉयल्टी मिलती है सिर्फ 2-4 रुपए, और बाकी का पैसा है वो लोग खा जाते हैं। उपाय क्या है? पूरी किताब में कहीं उपाय डिस्क्राइब नहीं किया कि वो पैसा कैसे नागरिक के खाते में आए, वो कहीं डिस्क्राइब नहीं किया। तो इसमें एक भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जो कि गैजेट में छापा जा सकता है। तो ये किताब लिखने का पर्पस क्या है कि जो एक्टिविस्ट होते हैं
जिनको एडमिनिस्ट्रेशन का डिटेल नॉलेज नहीं होता, डिटेल एक्सपीरियंस नहीं होता, उनको किसी तरह से भ्रमित किया जाए, चिकनी चुपड़ी बातें रखकर आवेग में आ जाए, वैसी बातें, उनका हृदय में करुणा जाग उठे, रोना आ जाए उनको, इस तरह की बातें, और इससे उनका फिर टाइम वेस्ट हो जाए। क्योंकि जब वो मीटिंग में जाते हैं, ऐसा नहीं है कि 70 पेज के किताब में ड्राफ्ट नहीं है और किसी और 700 पेज की किताब में ड्राफ्ट दियो, ऐसा किया होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था कि भाई इसमें सिर्फ समस्याओं के उपायों की समरी है और कोई दूसरी किताब है जिसमें डिटेल्स है। पर डिटेल वाली किताब एग्जिस्ट ही नहीं करती है। यानी उनको मीटिंग में बुलाओ और जब मीटिंग में आए तो उनका टाइम बर्बाद कर दो। कैसे कि पॉलिटिकल पार्टी के काम करवाओ कि अब ये उपाय नहीं सोचने हैं। अब वो क्या कहते हैं कि किसी भी चीज का उपाय नहीं सोचना है, जाके वोट बटेरो, टोपी पहनो, लोकपाल की टोपी या आम आदमी पार्टी की टोपी, और जाके वोट बटोरो। यानी उनके महीनों, घंटों, हफ्तों और महीने उनके बर्बाद हो गए, उनकी एनर्जी सारी ड्रेन आउट हो गई। और एमएलए तो 2-5 एमएलए मुश्किल से इलेक्ट होकर आ जाएंगे, 15% वोट मिलेंगे, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। नई पार्टी को 15% वोट मिलना बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन एमएलए तो 15% से 2-4 एमएलए आएंगे, तो अपने आप सारे कमिटमेंट वॉश आएंगे कि भाई पब्लिक ने हमको वोट नहीं दिए तो हम कानून कैसे लाएंगे। यानी कानून लाने की सारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब जब ड्राफ्ट देने की बात आई, क्योंकि वो दिल्ली में दिसंबर 9 को वो सीएम बनने का दावा कर रहे हैं, दिसंबर 10 को असेंबली की मीटिंग बुलाने का या मतलब गवर्नमेंट बनाने का दावा कर रहे हैं। तो जब कार्यकर्ताओं ने पूछा कि भाई अब हम सरकार बना रहे हैं तो राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट दो, तो उन्होंने एक एनडीटीवी के इंटरव्यू में कहा कि हम राइट टू रिकॉल का कानून हमारी केंद्र सरकार में मेजोरिटी आ जाएगी उसके बाद बनाएंगे। ये उनके अपने शब्द है। उन्होंने एनडीटीवी के इंटरव्यू में कहा है कि जब हमारी केंद्र सरकार में गवर्नमेंट आएगी तब हम राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट बनाएंगे। झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक झूठ बोल दिया कि राइट टू रिकॉल का कानून पास करना स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। कैसे हाथ में नहीं है? राइट टू रिकॉल दिल्ली कॉर्पोरेटर, राइट टू रिकॉल दिल्ली मेयर, राइट टू रिकॉल दिल्ली एजुकेशन ऑफिसर, राइट टू रिकॉल दिल्ली डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर यानी राशन कार्ड वाला, राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, ये सारे कानून स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर नहीं आएगा, क्योंकि दिल्ली का जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो सेंटर के अंदर आता है, इसलिए राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर वो पास नहीं कर सकते। पर ये 5 राइट टू रिकॉल जो मैंने आपको गिनाए और भी है, वो तो वो पास कर सकते हैं। तो उसका ड्राफ्ट क्यों नहीं दे रहे? जब इलेक्शन शुरू हो गए, 7 नवंबर के आसपास फॉर्म भरे जाएंगे, 3 दिसंबर को वोटिंग होने वाली है, 8 दिसंबर को रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, 10 दिसंबर को उनकी गवर्नमेंट बनने वाली है और 15 दिसंबर को कानून पास करने की बात हो रही है। तो अब राइट टू रिकॉल का कानून का ड्राफ्ट क्यों नहीं आया? क्योंकि इनका राइट टू रिकॉल में इंटरेस्ट न कभी था और आज है भी नहीं। राइट टू रिकॉल की बात वो लिखने के लिए क्यों मजबूर हो गए? क्योंकि उनके एक्टिविस्ट को राइट टू रिकॉल की बात अच्छी लगी, वरना उन्होंने कभी राइट टू रिकॉल की बात नहीं की थी। और जब राइट टू रिकॉल लोकपाल की बात उनको करनी पड़ी, उन्होंने की, और जब मल्टीनेशनल कंपनियों के एजेंट का प्रेशर आया होगा तो उन्होंने वो बात भी निकाल दी। इसलिए मैं आपको बोलता हूं, पीडीएफ में राइट टू रिकॉल जन लोकपाल लिखा है और उनकी किताब में राइट टू रिकॉल लोकपाल की लाइन काट दी गई है। या आप पीडीएफ को कंपेयर कर लो नेट पे जो है और किताब को कंपेयर कर लो। तो इससे मैं आपको एंड में सजेशन क्या दूंगा कि आप ये किताब पढ़ने के बाद अरविंद भाई से खुद मिलो, गूगल हैंगआउट पे, स्काइप पे फोन करके, पर्सन टू पर्सन, फेस टू फेस मीटिंग करके उनकी परमिशन से बोलो कि हमको आपको ड्राफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने हैं। राइट टू रिकॉल एमपी ड्राफ्ट, राइट टू रिकॉल पीएम का ड्राफ्ट, राइट टू रिकॉल जन लोकपाल का ड्राफ्ट, और उसका आप जो भी जवाब दोगे हम आपकी परमिशन से यूट्यूब पे डाल देंगे। आप मिलो और उनसे पूछो, और उनका जवाब यही होगा कि हमने कमेटी बिठा दी है, और कमेटी एक घिसा पीटा शब्द हो गया, इसलिए वो पॉलिसी ग्रुप शब्द इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि कमेटी शब्द है वो कांग्रेस पिछले 60 साल से इस्तेमाल कर रही है, इसलिए वो पॉलिसी ग्रुप शब्द इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अहमदाबाद में जुलाई महीने में प्रशांत भूषण आए थे, तो प्रशांत भूषण ने अहमदाबाद में कहा था
कि हम 2 महीने के अंदर ड्राफ्ट देंगे। तो सितंबर चला गया, अक्टूबर चला गया, अब 10 दिन बचे उनका 2 महीने का टाइम फ्रेम खत्म होने में, अभी तक कोई ड्राफ्ट नहीं आया राइट टू रिकॉल का। तो आप उनसे ड्राफ्ट मांगिए, और ड्राफ्ट मांगोगे तो अपने आप इनकी पोल खुल जाएगी। धन्यवाद।